नमस्कार। आज हमारा जो भारतीय नाट्यशास्त्र के विषय में जो चर्चा चल रही थी, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रस्तुत करते हैं कि आगे की कारिकाएं जो हैं, हमने पिछली चरण में हमने देखा था कि नाट्य मंडप की आवश्यकता होती है और किस प्रकार का नाट्य मंडप होना चाहिए। उसी क्रिया को मैंने नाट्यवेद के प्रयोक्ताओं को त्रस्त चत और सबसे छोटा बताया था, उसके बाद चतुर्थ बड़ा बताया था, है ना। फिर उसके बाद मध्यम आकार वाला बताया था और उसके बाद जो है विकृष्ट प्रेक्षागृह को सबसे बड़ा माना जाना चाहिए। ऐसा हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें चर्चा की थी। अब इसी को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि कनीयस्तु स्मृतम त्रस्रम चतुरस्रम च मध्यमम चेष्टम विकृष्टम विज्ञेयम नाट्यवेद प्रयोक्तृ भी। अर्थात माने कि नाट्य वेद के जो प्रयोक्ता हैं उनको सबसे छोटा, फिर उसके बाद मध्यम आकार वाला और विकृष्ट प्रेक्षागृह जो है उसको बड़ा मानना चाहिए। तो तीन हो गए इसमें। एक क्या हुआ कि जो आयताकार है वो तो बड़ा हो गया, ठीक है, वर्गाकार हो गया मध्यम, और त्रिभुजाकार हो गया छोटा। तो इसको क्रमशः क्या क्या इनको जो कहा गया है वह त्रिस्र सबसे छोटा हो गया, चतुरस्र मध्यम हो गया, और जो विकृष्ट प्रेक्षागृह है उसको बड़ा जानना चाहिए। प्रमाणम यच्च निर्दिष्टम लक्षणम विश्वकर्मणा प्रेक्षाग्रहाणां सर्वेषां तच्चैव हि निबोधयेत्। अणुरजश्च बालाश्च लिक्षा यूका यवस्तथा अंगुलं च तथा हस्तो दण्डश्चैव प्रकीर्तितः। अणवो अष्टो रजः प्रोक्तं तान्यष्टौ बाल उच्यते। बाला त्वष्टौ भवेत् लिक्षा यूका लिक्षाष्टकं भवेत्। यूकास्त्वष्टौ यवो गेवो यवास्त्वष्टो यतथा अंगुलिम् अंगुलानि तथा हस्तश्चतुर्विंशतिरुच्यते। चतुर्हस्तो भवेत् दण्डो निर्दिष्टो प्रमाणतः। अनेनैव प्रमाणेन वक्ष्याम्येषां विनिर्णयम्। अब देखिए इसमें कि ये जो पंच कारिकाएं अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, तो इसमें प्रमाण को बताया गया कि कितने परिमाण का होना चाहिए, हाँ, कि उसका परिमाप कितना होना चाहिए, माप कितना होना चाहिए। तो धीरे धीरे एक एक करके बता रहे। प्रमाणम यस्य निर्दिष्टम, जो प्रमाण निर्दिष्ट किए हैं, जो उन्होंने बताए हैं, किसने? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा जी ने सभी प्रेक्षागृहों के जो लक्षण तथा प्रमाण निर्दिष्ट किए हैं, जो बताए हैं, उनको आप लोग जान लीजिए। ये भरत मुनि कह रहे हैं। तो इस प्रकार इन पांच कारिकाओं में, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने एकत्र भी इनका वर्णन किया है, इनका उल्लेख किया, इनका वाचन किया। तो प्रस्तुत 5 श्लोकों में नाट्य शास्त्रकार जो हैं वह प्रेक्षागृह के निर्माणार्थ जो प्रयुक्त प्रमाण हैं उनके निर्माण की विधि को, उनके निर्णय की विधि को बता रहे हैं, ठीक है। तो विश्वकर्मा जी ने जो प्रेक्षागृहों के जो लक्षणम विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा जी के द्वारा जो प्रेक्षागृहों के लक्षण निर्दिष्ट किए गए, तच्चैवम ही निबोधित, उन्हें आप लोग जान लें, उन्हें आप लोग भली भांति जान लें। अब क्या क्या क्रमशः बताए हैं इन्होंने, कहा है अणु रजश्च मालाश्च लिक्षा यूका यवस्तथा। अणु सबसे छोटा परिमाण है, अणु अणु से बड़ा होता है। अणु के बाद कह रहे हैं रज आता है, अणु रज, उसके पश्चात बालाश्च अर्थात बाल, लिक्षा लीख, यूका जू, यव जौ, अंगुलम च तथा हस्तो, फिर उसके बाद अंगुली अंगुल, तदनंतर हस्तौ हस्त, दंडश्चैव प्रकीर्तितः, और ये दंड माने उत्तरोत्तर जो नाप है उनको बताया गया है। तो सबसे छोटा ये उत्तरोत्तर परिमाण दिए हुए ये परिमाण बताए गए हैं, 9 परिमाप हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहले क्या हुआ, सबसे छोटा हुआ अणु, उससे बड़ा, क्रमशः बड़े होते गए हैं। तो उनसे बड़ा रज हो गया, फिर हुआ बाल, फिर हुआ लीख, फिर जूं, फिर जौ, फिर उसके बाद अंगुल, हस्त, और अंत में आता है दंड, ठीक है। इसको क्रमशः बताएंगे कि कैसे बनता है ये। तो उसी को आगे विस्तृत करते हुए उसी आणवौ अष्टौ रजः प्रोक्तम तानि अष्टौ बाल उच्यते। तो आणवौ अष्टौ, ये जो अणु, जो सबसे छोटा परिमाप है, इस अणु में यानी कि 8 अणुओं को मिला करके रजः प्रोक्तम, रज कहना चाहिए। रज जो कण है वह क्या है, 8 अणुओं को संयुक्त रूप से मिला करके रज बनता है। और उसके पश्चात अष्टौ बाल उच्यते, तानि अष्टौ माने जो 8 रज हैं, उन 8 रजों का एक बाल कहलाता है,
ठीक है। तो बालात्वष्टौ भवेत लिक्षा, और उन 8 बालों को मिलाकर, उन 8 बाल मिलकर के लिक्षा एक लीख बनती है। और क्रमशः फिर उसको बढ़ाया तो यूका लिक्षाष्टकम भवेत, और 8 जो लीख हैं उनको मिलाकर के एक जुआ बनता है, जू बनता है। और यूका त्वष्टौ, और अष्ट यूका से यानी अष्ट जौ से, अष्ट जू से एक यव के बराबर परिमाण होता है। यव माने अर्थात जौ के बराबर परिमाण होता है। और उसके पश्चात अष्ट यव को मिला करके यानी 8 जौ का तथांगुलम, 1 अंगुल माना जाता है। तो और 8 अंगुल, 1 अंगुल जब मान गया, उसके बाद कह रहे हैं कि अंगुलानी तथा हष्टर चतुर्विंशति रुच्यते, और 24 अंगुल का, देखिए 8 जौ का 1 अंगुल हुआ और 24 अंगुल का 1 हाथ, तथा चतुर्हस्तो भवेत दंड, 4 हाथ का 1 दंड कहलाता है। अनेनेव प्रमाणेन वक्षाम्येषां विनिर्णयः, कह रहे कि इसी प्रमाण विधि के अनुसार अब मैं आगे जो है वह प्रेक्षागृह के निर्माण के आकार का निश्चय करूंगा। अब इसको हम अगर व्याख्यायित रूप में देखें तो इस प्रकार इसे हम देख सकते हैं कि भरत मुनि द्वारा जो निर्दिष्ट प्रेक्षागृहों की माप की प्रक्रिया है वो इस प्रकार बताई है। कैसे बताई है? 8 अणु बराबर 1 रजकण, 8 रजकण के बराबर 1 बाल, 8 बाल के बराबर 1 लिक्षा यानी लीख, और 8 लीख के बराबर 1 युका अर्थात जू, और 8 युका के बराबर 1 यव अर्थात जौ, और 8 यव यानी 1 अंगुल। और फिर उसके बाद 1 अंगुल के बाद फिर थोड़ा परिवर्तन हो गया है, क्या कि 24 अंगुल से 1 हस्त बनता है, 1 हस्त का परिमाण माप होता है, और 4 हस्त से 1 दंड अर्थात 6 फीट जिसको कहते हैं। तो इस माप में सबसे ऊंची छोटी इकाई जो है वो अणु है, और दंड जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो देखिए कितनी बारीकी से भरत मुनि ने प्रेक्षागृह के नाप का वर्णन यहाँ पर किया है। तो अब उसी को, अब क्या होता है उसके बाद देखिए, चतुसृष्टिकरान् कुर्याद् दीर्घत्वेन तु मंडपम द्वात्रिंशेन तु विस्तारम रत्यानाम यो भवेदिह। अब चतुष्षष्टिकरान, तो अब ये चतुष्षष्टिकरान अर्थात 64 है, 64 कुर्याद दीर्घत्वेन, और इसमें क्या करना चाहिए? दीर्घत्वेन माने लंबाई, मंडपम मंडप की लंबाई 64 हाथ होनी चाहिए। माने कि मनुष्य, अब यहाँ पर मृत्यानाम शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि देवताओं के लिए ये प्रेक्षागृह का निर्माण नहीं है, क्योंकि देवताओं की तो मानसिक सृष्टि होती है, वो उनके संकल्प मात्र से ही ग्रह उपवन आदि का निर्माण हो जाता है। तो ये विशेष जितने भी ये बताए गए हैं, ये सब बताए गए हैं मनुष्य के लिए। ठीक है, तो मनुष्य के लिए अपेक्षित जो नाट्य मंडप है उसका परिमाप कैसा होना चाहिए, इस कारिका में वह वर्णित किया गया है। तो कह रहे हैं कि चतुष्षष्टिकरान, तो इस लोक में है कि भवे दिह मृत्यानाम, मृत्यु लोक में, इस लोक में यानी मनुष्यों के लिए जो मंडप बनाया जाता है ना, टू मंडपम, मंडप जो बनाया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए? उसकी दीर्घत्व मैंने अर्थात लंबाई जो है वो तो 64 हाथ होनी चाहिए, और विस्तारम, विस्तार अर्थात चौड़ाई जो है वह 32 हाथ बनानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर परिमाप के माध्यम से प्रेक्षागृह का निर्माण कैसे होना चाहिए, इसको भरत मुनि ने बहुत सरल ढंग से, बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझाया है। और मृत्यानाम शब्द का प्रयोग बार बार आ रहा है, तो मृत्यानाम माने मृत्युलोक के निवासी। यहाँ पर मृत्युलोक के निवासियों से अभिप्राय लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जो सामान्य मनुष्य, यहाँ पर राजा से संबंधित हम कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य के लिए तो आवर्त नाट्य मंडप की व्यवस्था पर्याप्त है ना, क्योंकि यह 64 और 32 माफ का यह मध्यम विकृष्ट मंडप है, तो यह मंडप राजाओं के लिए होता था। इस दृष्टि से मध्यम नाट्य मंडप जो है उसी को इन्होंने श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, और क्योंकि राजा मृत्यु होते हुए भी मृत्युलोक का हो यद्यपि है, लेकिन सामान्य जनों से वह श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो 64 हाथ और 32 हाथ की बात हो रही है, उसमें यह मध्यम मंडप जो है उसको यह सूचित करता है।
अत ऊर्ध्वम न कर्तव्यम, और आगे देखो चेतावनी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अत ऊर्ध्वम न कर्तव्यः कर्तृभिः नाट्य मंडपः तस्माद् अव्यक्त भावम ही तत्र नाट्यम व्रजेदिति। अत ऊर्ध्वम न कर्तव्य, न कर्तव्य, ऊर्ध्वम न कर्तव्य, अर्थात इससे ऊंचा तो बनाना ही नहीं चाहिए। कर्तव्य माने कर्ताओं के द्वारा, जो नाट्य मंडप है, नाट्यशाला का जो निर्माण कर रहे हैं उनके द्वारा नाट्य मंडप ए अत ऊर्ध्वम न कर्तव्य, कि इससे ऊंचा माने जो 32 और 64 की माप जो दी गई है, कह रहे हैं इससे ऊंचा मंडप कदापि नहीं बनाना चाहिए। है क्यों नहीं बनाना चाहिए, कारण भी दे रहे हैं, देखिए उसके, कह रहे हैं कि देखिए कि यस्माद व्यक्तम है, यस्माद अव्यक्तम भावम ही तत्र नाट्यम व्रजेदिति। अगर इससे वर्णन, इससे जो जितना बताया गया है 64 और 32 का अनुपात जो बताया गया है, अगर इससे बड़ा आप बनाएंगे तो वहां पर होने वाला अव्यक्त अभिनय हो जाएगा। वहां जो अभिनय जो है वह अस्पष्ट दिखाई देने लगेगा, अस्पष्ट प्रतीत होने लगेगा, स्पष्टता का अभाव वहां पर हो जाएगा। तो इसलिए चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि निर्माता को इससे बड़ा नाट्यगृह नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए, कारण भी बता रहे हैं कि प्रेक्षागृह के अधिक विस्तीर्ण होने पर उसमें उच्चरित किया जाने वाला स्वर युक्त जो पाठ्य है, संवाद और गीत स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देंगे। तो इन कारिकाओं के माध्यम से आपने देखा कि मंडप जो है वह किस प्रकार से बनाना चाहिए, कितना उसका परिमाप होना चाहिए। इससे अगर अधिक बनाया जाएगा तो उससे क्या हानियां होंगी, इसको यहाँ पर ग्रंथकार द्वारा बताया गया है। अब आगे इसको लेते हुए कहते हैं, आगे की कारिकाओं में बताया है, मंडपे विप्रकृष्टे पाठ्यमुच्चारित स्वरम अनिसरण धर्म स्वरत्वं भ्रजम भ्रशं व्रजेत् यस्याश्चाप्यास्गतो भावो नाना दृष्टि समन्वितः सवेश्मनः प्रकष्टत्वाद् व्रजेदव्यक्ततां परां प्रेक्षाग्रहाणां सर्वेषां तस्मान् मध्यम इष्यते यावत् पाठ्यं च गेयं च तत्र श्रव्यतरं भवेत्। आगे देखिए, कह रहे हैं कि देखिए ये जो कारिका त्रय जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है, तो इसमें ग्रंथकार ने जो विशाल मंडप जो बनाते हैं उनके दोष बताए हैं और मध्यम मंडप की क्या उपयोगिता है, इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो क्या कह रहे हैं कि मंडपे विप्रकृष्टे पाठ्यमुच्चारित स्वरम, कि प्रेक्षागृह यानी नाट्य मंडप यदि अधिक विस्तीर्ण होगा, बड़ा होगा, तो उसमें उच्चारित किया गया पाठ अथवा संवाद सही ढंग से सुनाई नहीं देगा। तो अगर स्पष्ट रूप से संवाद नहीं सुनाई दे रहे हैं तो उसमें अतिशय क्या हो जाएगा, बेसुरापन आ जाएगा। और जो अभिनेता वहां पर हैं, यस्या अप्यागतो भावो नाना दृष्टि समन्वितः, और जो अभिनेता जो अभिनय कर रहे हैं उनके मुखों में जो तरह तरह के हाव भाव प्रकट होते हैं, नाना दृष्टियों से समन्वित वो भाव भी अस्पष्ट हो जाएंगे, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए सभी प्रेक्षागृहों में प्रेक्षाग्रहाणाम सर्वेशाम तस्मान मध्यम इष्यते, तो सभी प्रेक्षागृह में मध्यम परिमाण वाला प्रेक्षागृह ही ठीक है। क्योंकि उसमें संवाद, वाद्य, गीत सुखपूर्वक सुने जा सकते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मंडप उचित होना चाहिए, कौन सा मंडप सही है, तो उसके उत्तर में आप यही कहेंगे कि मध्यम आकार का जो मंडप होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसको इस रूप में हम देखें कि नाट्य मंडप की स्वाभाविकता बनाए रखने के उद्देश्य से भरत मुनि ने मध्यम नाट्य मंडप को उत्तम कहा है, सर्वश्रेष्ठ माना है। क्योंकि अधिक बड़ा नाट्यगृह होने पर अभिनेताओं द्वारा बोले गए संगीत, संवाद, दूर और स्पष्ट जो हर्ष, शोक, विस्मय आदि जो भाव होते हैं वे उनको नहीं, जो दर्शक हैं उनको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगे। और बहुत छोटा नाट्य मंडप यदि बनाएंगे उसके भी दोष हैं। देखिए, छोटा नाट्य मंडप होने पर अभिनेताओं की जो मुखाकृति है, भाव, स्वर आदि अति सामीप्य होने के कारण, क्योंकि बहुत समीप हो जाएगा, छोटा सा मंडप है तो वहां पर दर्शक भी हैं और अभिनयकर्ता भी हैं, तो उनके सामान्य होने से वह अस्पष्ट हो जाएगी। और संवाद और संगीत का स्वर धर्म वाली होती है, इसलिए क्या होगा, वह आवाज भी गूंजने लगेगी, अस्पष्टता अधिक होगी, तो स्पष्ट रूप से ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इसलिए भरत ने मध्यम नाट्यगृह की उपयोगिता यहाँ पर बताई गई है।
ठीक है, तो मध्यम नाट्यगृह जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पर जो निस्सरण शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इससे तात्पर्य क्या है कि अधिक दूर पहुंचने अथवा परस्पर टकरा जाने से ध्वनि का प्रसारण शुद्ध नहीं हो पाता है। तो इसलिए अधिक लंबे प्रेक्षागृह में ध्वनि अधिक समय तक रहने के कारण प्रतिध्वनि को और भी लंबा बना देती है। उससे क्या दोष होता है कि प्रतिध्वनि की सुश्राव्यता में व्याघात उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता है। तो इस कारिका में इतनी कारिकाओं का जो आज वर्णन हुआ उसमें आपने देखा कि मध्यम आकार का जो प्रेक्षागृह है वही सर्वोत्तम भरतमुनि द्वारा बताया गया है। तो आगे की चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद।